देखिए बच्चों, जो आपके सॉल्यूशन और जीओसी का यूटी हुआ है, हम उसको यहां डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है यूटी में वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो आइडियल सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करता। राइट, तो पहले तो एक बात समझिए कि आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि वहां सब कुछ जीरो हो गया। मतलब जैसे आपको जनरली लगता है कि आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है डेल्टा एच जीरो है, डेल्टा जी भी जीरो है, डेल्टा एस भी जीरो। नो, आप सोचिए कि अगर डेल्टा जी जीरो हो गया, पहले तो आप इसको देखो, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो गिव्स फ्री एनर्जी, मतलब किसी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने की कहानी कहता है डेल्टा जी। अगर कहीं डेल्टा जी जीरो है, इसका मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो ही नहीं सकता। एक गिलास पानी आपने लिया, उसमें नमक डाल दिया, आपने एक सॉल्यूशन बनाया, राइट। इसके लिए डेल्टा जी कैसा होगा? डेल्टा जी नेगेटिव है। इसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि नमक पानी में अपने आप डिसोल्व हो गया। ओके, तो डेल्टा जी जीरो नहीं है। सॉल्यूशन जब बनते हैं तो डेल्टा जी जीरो नहीं होता। ओके, राइट। सो डेल्टा एच जीरो होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। सॉल्वेंट और सोल्यूट की एनर्जी सेम रहती है सॉल्यूशन बनने के बाद भी, ना एनर्जी लूज होती है ना वो सराउंडिंग से गेन करता है। बट क्या इसका मतलब एंट्रोपी भी जीरो है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि चीनी के मॉलिक्यूल जब आपने पानी में डाले वो फैले और उनकी एंट्रोपी नहीं चेंज हुई? ऐसा तो नहीं होता। अगर चीनी के मॉलिक्यूल पानी में जाने के बाद फैल गए, राइट, वहां पे कैओस आ गया, मतलब कैओस का मतलब है कि रैंडमनेस बढ़ गई। अगर रैंडमनेस बढ़ गई तो एंट्रोपी तो पॉजिटिव होगी ना। तो सॉल्यूशन जब बनते हैं तो एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, चेंज इन एंट्रोपी, तो डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। वहां पे डेल्टा एस जीरो है, जो गलत है। ओके, तो पहले का आंसर है बी, डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। ओके, डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया 27 डिग्री सेल्सियस, पाई वी इक्वल टू एनआरटी से आप इसे निकालेंगे। नेम द एडसोर्बेंट कॉमनली यूज्ड इन एडसॉर्प्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एडसोर्बेंट इसमें क्या रहता है आपका? अब ये क्वेश्चन उसने यहां गलत दे दिया सरफेस केमिस्ट्री में। इसमें एक पेपर रहता है, वो एडसोर्बेंट का काम करता है, और एक सोल्वेंट होता है जो जनरली इथेनॉल हम लेते हैं, वो एडसोर्बेंट का काम करता है। ये पता नहीं कहां से लिख दिया इसने अभी से, खैर कोई बात नहीं। द फैक्टर डेल्टा टीएफ बाई के एफ रिप्रेजेंटेड बाई मोलैलिटी इक्विमोलर सॉल्यूशन। अब ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में कहता है इक्विमोलर सॉल्यूशन A and B shows depression in freezing point in the ratio of 2:1। इक्विमोलर सॉल्यूशन मतलब एक में आपने A डिसोल्व किया, दूसरे में B डिसोल्व किया, राइट। इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आई एम सॉरी, डेल्टा TF इसका 2 है तो इसका 1 है। मैं मान लेता हूं कि 2:1 का मतलब है इसका 2 है तो इसका 1 है, इसका 2 ही है और इसका 1 है। ओके, इक्विमोलर हमने दोनों के सेम मोल ऐड किए। मान लो इसका 1 मोल ऐड किया और बी का भी इसमें 1 मोल ही है, मोलैरिटी सेम है, मतलब मोल सेम है। अब आप कह सकते हैं कि सर डेल्टा टीएफ तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करती है, अमाउंट तो सेम है। यस, अमाउंट सेम है आपके लिए, पर जब वो सॉल्यूशन में गया तो ए पक्का अंदर जाकर टूट गया। ए NaCl अगर है तो B चीनी है, C12H22O11, इसको 1 मोल डाला, वो 1 मोल ही रही। बट इसको जब 1 मोल ऐड किया तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया। तो इस वजह से जो डिप्रेशन हमें देखने को मिला वो डबल मिला इसके मुकाबले। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ के बाद सिक्स। हाउ मेनी ml ऑफ 0 पॉइंट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली 1 ग्राम मिक्सचर। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, इक्विमोलर अमाउंट ऑफ द टू। आई डोंट थिंक इसमें कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। प्रदीप में देखिए, नेक्स्ट है सेवंथ। ये हमने कितनी बार किया है 11th में। T5 वाले बच्चे देखिए, उन्होंने भी पक्का किया होगा।
एक होता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का मतलब है सिग्मा बॉन्ड बॉन्डिंग में सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड यहां जाएगा, ये यहां, इससे हमारे पास ये बनेगा CH H। यहां पे H का बॉन्ड यहां गया तो ये H पॉजिटिव हो गया क्योंकि यहां का बॉन्ड यहां चला गया। जैसे ही आगे गया लोन पेयर नेगेटिव चार्ज यहां गए, ये यहां ये यहां। तो अगर इस रेजोनेंस को ध्यान से देखें तो नेगेटिव चार्ज कहां आएगा, सॉरी ऑर्थो और पैरा पे, फिर इसके बाद फिर ऑर्थो पे चला जाएगा। इसका मतलब इस रेजोनेंस की वजह से, इस मिथाइल ग्रुप की वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जाना पसंद करेगा। T5 वालों को अगर थोड़ा बहुत डाउट है, वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है, तो हम समझ भी सकते हैं, बट F2 वाला बच्चा अगर कंफ्यूज हो रहा है तो वो पिटाई का काम कर रहा है। देखिए अगर रेजोनेंस ऐसे शिफ्ट हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा फिर ऑर्थो पे आ जाएगा। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग कहां जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वही है। ऑर्थो मेटा पैरा ये होती है, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑर्थो और पैरा पे जाना पसंद करेगा। तो मैं कह सकता हूं मेरा मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में इतना ही फर्क है कि रेजोनेंस में पाई बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, यहां सिग्मा बॉन्ड शिफ्टिंग चलती है। ओके आगे देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ। पेनफुल कंडीशन नोन एज बैंड्स। हाई प्रेशर जब होता है तो हमारे ब्लड में नाइट्रोजन गैस भी घुल जाती है, जो जैसे ही हम ऊपर आते हैं वो गैस बाहर निकलती है, सर में दर्द होने लगता है जिसे हम बैंड के नाम से जानते हैं। फीलिंग ऑफ वीकनेस एंड ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे लो प्रेशर होता है तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है हमारे ब्लड में, इस वजह से हमें चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके आयुपैक नेम कर लोगे आप, साइक्लोहेक्साइल। ये 10th क्वेश्चन पूछा है, 10th क्वेश्चन देखिए। इसके अलावा भी आपको डाउट है तो आप प्लीज बताइए, यहां हम मोटा मोटी अपने यूटी को डिस्कस कर रहे हैं। ओके अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज आप बता सकते हैं, वो बाद में सोल्व हो जाएंगे। देखिए साइक्लोहेक्साइल अमाइन इज मोर बेसिक है ये देन एनिलीन। तो पहले तो आपको दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये है मेरा साइक्लोहेक्सेन और ये है बेंजीन, राइट। साइक्लोहेक्सेन पे जब NH2 लग जाता है तो इसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्साइल अमाइन। NH2 ग्रुप अमाइन ग्रुप कहलाता है, अमाइन। और जब बेंजीन पे NH2 लगता है तो इसका नाम होता है एनिलीन। एनिलीन, राइट। देखिए ये क्वेश्चन है 12th में, आगे जाकर आएगा, अमीन्स नाम की यूनिट है, वहां का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बच्चों अब दोनों के बेसिक कैरेक्टर पे डिस्कशन करते हैं। बेसिक कैरेक्टर पे ये दोनों बेस है। ओके OH नेगेटिव नहीं दे सकते ये, राइट। OH नेगेटिव देने वाले बेस नहीं है, अर्हेनियस बेस नहीं है, ये लुईस बेस है। लुईस बेस वो होते हैं जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, राइट। सब्सटेंस व्हिच हैज टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर्स आर नोन एज लुईस बेस। द सब्सटेंस व्हिच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर्स आर नोन एज लुईस एसिड। तो ये दोनों लुईस बेस हैं। ओके दोनों के पास H पॉजिटिव आता है, राइट। दोनों अपना लोन पेयर डोनेट करने की सोचेंगे, जो ज्यादा डोनेट करेगा वो अच्छा बेस। अब देखते हैं कौन ज्यादा डोनेट करेगा। ये अपना लोन पेयर डोनेट करने की कोशिश करता है, ये भी डोनेट करने की कोशिश करता है, बट यहां ये जब लोन पेयर डोनेट करने की कोशिश करता है तो इसे याद आता है कि मेरे पास तो ये भी है, मतलब रेजोनेंस भी है, मैं अपने लोन पेयर यहां भेजूंगा, पाई बॉन्ड आगे जाएगा, उससे ये बनेगा, उससे ये बनेगा। कंफ्यूज नहीं होना है जरा सा भी। NH2 यहां पॉजिटिव, लोन पेयर नेगेटिव। अगले स्टेप में ये यहां, ये यहां। तो जो ये लोन पेयर हैं ये घूम रहे हैं, राइट। जब ये इसे डोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करने की सोचेगा तो इसे याद आएगा मैं अपने लोन पेयर कहीं और भी घुमा सकता हूं, राइट। तो इसके लोन पेयर फिक्स नहीं है, इसके लोन पेयर घूम रहे हैं, बट ये लोन पेयर फिक्स हैं। अगर ये लोन पेयर फिक्स हैं तो ये जल्दी अपने आप को डोनेट करेंगे, ज्यादा डोनेट करेंगे,
क्योंकि यहां रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस कहां होता है? लोन पेयर आगे पाई बॉन्ड आगे, लोन पेयर आए पाई बॉन्ड आगे चले गए, पाई बॉन्ड आए पाई बॉन्ड आगे चले गए, सिग्मा बॉन्ड आया हाइपर कंजुगेशन में पाई बॉन्ड आगे चले गए। आगे जाने का काम पाई का है, पाई बॉन्ड का है। यहां तो कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो नो रेजोनेंस। नो रेजोनेंस मींस लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड नॉट डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज नहीं है, वो घूम नहीं रहे, फिक्स है। फिक्स है तो ये जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा, जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये अच्छा बेस है इसके मुकाबले। तो साइक्लोहेक्साइल अमाइन आर मोर बेसिक बिकॉज लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड। ऑन द कॉन्ट्रेरी इन एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2, इसका नाम है बेंजामाइन या एनिलीन। इन एनिलीन लोन पेयर्स आर नॉट लोकलाइज्ड, लोन पेयर्स आर डीलोकलाइज्ड, वो घूम रहे हैं रेजोनेंस में। ओके अगर वो यहां नहीं है तो कम डोनेट करेंगे, कम करेंगे तो ये कम बेसिक है। तो ये था आपका 10th क्वेश्चन। चलो बच्चों 11th पे आते हैं। फॉलोइंग द इक्विमोलर सॉल्यूशन अंडरगो 100% आयनाइजेशन इन BCDE। फॉलोइंग आर इक्विमोलर सॉल्यूशन एंड 100% आयनाइजेशन इन BCDE। 1 molar glucose, 1 molar boiling point justify following the equation and undergo 100% in BCDE. Okay, boiling point, please justify your answer. Okay, I think ये क्वेश्चन में थोड़ा इन्होंने लोचा कर दिया। ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बॉइलिंग पॉइंट का। 1 मोलर बेंजोइक एसिड, 1 मोलर ग्लूकोज, 1 मोलर या पानी में हमने इनको सबको घोल दिया, इक्वल मोल घोले इसके, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, राइट। इसको जस्टिफाई भी करना है। एक सेकंड में आपको बता देता हूं, ये आप अभी पेपर कर ही रहे हो। देखिए 11th क्वेश्चन, BCDE 100% आयनाइज हो जाते हैं। ओके, ग्लूकोज नहीं होता, ग्लूकोज आयनाइज नहीं होता, वो आयनिक कंपाउंड नहीं है। ओके चलो बच्चों देखो, तो अब हम बात करते हैं पहले तो 1 मोलर ग्लूकोज की, C6H12O6। सॉल्यूशन में जाकर वो टूटा नहीं, जितना था उतना ही रहा। मतलब मैं यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख रहा हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में कितने हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोलर ही रहे, क्योंकि वो टूटा ही नहीं, ग्लूकोज का ग्लूकोज रहा। अब दूसरे पे आते हैं, 1 मोलर NaCl, पानी में जाकर वो टूट गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में 100%, यानी 1 मोलर का 1 मोलर Na पॉजिटिव बन गया, 1 मोलर Cl नेगेटिव, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए 2 मोलर। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 2 मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं। अब आते हैं तीसरे पे, 1 मोलर BaCl2, ये पानी में जाकर टूट गया Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव में। मतलब एक चीज एक मॉलिक्यूल 3 आयंस दे रहा है, तो टोटल मेरे पास जो नंबर ऑफ आयंस बनेंगे अंदर जाकर सॉल्यूशन में वो 3 मोलर बनेंगे। यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 मोलर है। अब आते हैं 1 मोलर Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट पे, ओके आई एम सॉरी, Na3PO4 पे, सोडियम फॉस्फेट है इसका नाम। ये ऐसे टूटता है 3Na पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। मतलब अगर ये एक मॉलिक्यूल या एक आयनिक कंपाउंड पानी में जाता है तो वहां 4 आयन मिलेंगे, तो अगर ये 1 मोल है तो 4 मोल हमें वहां टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिखाई देंगे। बेंजोइक एसिड, बेंजीन, ये हो गया बेंजीन, ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड, ये ऐसे टूटेगा। बेंजोएट इक है तो 8 आ जाएगा H पॉजिटिव निकलने के बाद, प्लस H पॉजिटिव मतलब 2 मोलर। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारे जहां नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा है, मतलब इसका। दूसरे में इसका सबसे ज्यादा देर में ये उबलेगा, जिस पानी में ये गया है वो सबसे देर में उबलेगा। तीसरे पे ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, दोनों सेम रहेंगे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। और सबसे देर में उबलेगा ये। ओके, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड दोनों एक साथ उबलेंगे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। ये सबसे
जल्दी उबलेगा, ये सबसे देर में उबलेगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, फिर थोड़ा सा कम और कम, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। ओके, चलिए आगे आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, अब फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। सबसे ज्यादा कहां आएगा, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा जिसमें डिप्रेशन सबसे ज्यादा आया है। डिप्रेशन सबसे ज्यादा कहां आएगा, जहां नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा है, यानी ये सबसे देर में जमेगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, माइनस में चला जाएगा बहुत ज्यादा, राइट। सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट इसका होगा, सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन सबसे कम आया, कम तो हुआ पर उतना कम नहीं, ऐसे समझो इसे। ये होता है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये ऊपर बढ़ रहा है, ये नीचे घट रहा है, 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे। ओके, तो डिप्रेशन आएगा कब सबसे ज्यादा आएगा, किसके केस में, Na3PO4 सॉरी Na3PO4 के केस में सबसे कम हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। फिर किसका रहेगा, फिर किसका रहेगा, BaCl2 का, फिर किसका रहेगा, NaCl का इज इक्वल टू बेंजोइक एसिड, दोनों का सेम रहेगा। फिर किसका रहेगा, ग्लूकोज का, C6H12O6। तो सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबसे कम इसका। ओके बच्चों, ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, 11th 12th में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एंड व्हाई, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एंड व्हाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 18/04/2020, 18 अप्रैल को ये पेपर हुआ। चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बोकैटायन, राइट। आई होप आप जानते हैं ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे एक कार्बन अटैच है। और ये मेरे पास हो गया एक और कार्बोकैटायन, यहां पे H, एक पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH2। रेजोनेंस दोनों में है, ये यहां, ये यहां। ओके, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो आगे ये बनेगा, ये यहां CH2 पॉजिटिव, राइट। इसको अगर वहां लेके जाए तो क्या बनेगा, CH2 पॉजिटिव यहां। ओके, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एंड व्हाई। ओह माय गॉड, ये दोनों का ही आपस में दिखा रखा है। चलो, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है और क्यों। आई एम सॉरी बच्चों, दोनों एक ही है, इस तरीके से कह रहा है, रेजोनेंस शो हो रहा है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, वो ये कह रहा है। ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन कैसा है, सेकेंडरी है, ये कार्बोकैटायन प्राइमरी है, राइट। अगर आप सेटजेफ की भी सुनो, सेटजेफ, चलो सेटजेफ की भी देखो, तो सेटजेफ के अकॉर्डिंग हाइपर कंजुगेशन कहां ज्यादा मिलेगी, यहां ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी, राइट। उस हिसाब से भी ये ज्यादा स्टेबल है। एक तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये प्राइमरी है, दूसरा यहां हाइपर कंजुगेशन भी ज्यादा है, राइट, हाइपर कंजुगेशन भी, तो ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगी इन दोनों में से। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ आइस विच विल सेपरेट ऑन कूलिंग सॉल्यूशन 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन। ओके, ये आप देखोगे फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम होगा। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर, ये एरोमेटिसिटी पे बेस्ड है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, ये आपने किया है। ज़ेल्डाज मेथड हम आगे करेंगे। ज़ेल्डाज मेथड शायद आपको याद हो, F2 वाले बच्चों को तो पक्का याद होगा। ज़ेल्डाज मेथड नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में यूज होता है, किसी कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन है ये देखने के लिए हम ज़ेल्डाज मेथड का यूज करते हैं, जो लास्ट ईयर हमने ऑर्गेनिक के फर्स्ट पार्ट में किया था। ऑर्गेनिक की 2 यूनिट थी 11th में, उसके फर्स्ट यूनिट में जिसमें आयुपैक वगैरह थे, वहां हमने ज़ेल्डाज मेथड किया था। केरियस मेथड, ज़ेल्डाज मेथड, ये सब हमने वहां पढ़े थे। ओके, इसके अलावा भी डाउट है तो बच्चों आप भेज सकते हैं, वो भी डिस्कस होंगे। थैंक यू।